माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा हेस लॉ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। इससे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। बाकी अगले वीडियो में मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी से बेसिस में रहेगा, इसी हेस लॉ के बेस में ही रहेगा। तो आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे हेस लॉ का एप्लीकेशन, यानी कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पीज ऑफ क्या कहते हैं फ्यूजन। तरह तरह के एंथैल्पीज का कैलकुलेशन करने में हेस लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 11 क्लास 11 लेक्चर नंबर 27 चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ये टॉपिक है, इसके बारे में क्या क्या है कुछ बातें बताएं, विशेषकर कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, नोट करना शुरू करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ इज इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट चेंजेज। हीट चेंजेज मतलब एंथैल्पी चेंजेज का कैलकुलेशन करना सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हेस लॉ का। अब तरह तरह के हीट चेंजेज है। अरे भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तरह तरह के जो है हीट चेंजेज हैं। फॉर दोज रिएक्शन फॉर विच द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल, जिसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कोई संभव नहीं है। द कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हेस लॉ। तो कुछ कैलकुलेशंस हैं, कभी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तमाम वर्क हमको करना पड़ता है वो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक इक्वेशंस विच कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। द फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन के हिसाब से कभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी डिवाइड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी ऐड करना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि कई स्टेप में रहता है। हेस लॉ आप देखे ही हैं। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेनी कंपाउंड्स। तो पहले प्यारे बच्चों आप इतना जो है नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मैंने कहा था ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकती, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। दीज आर कैलकुलेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कैलकुलेशन करना है, यानी मीथेन बनने में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ। अब आपको डेटा बड़ा अजीब टाइप का दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्या है भाई? कार्बन सॉलिड का कंबस्चन होता है, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंथैल्पी चेंज कितना होता है? 393.5 किलो जूल पर मोल। नोट करते चलें। फिर दूसरा इक्वेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, एंथैल्पी चेंज 285 - 285 किलो जूल पर मोल। इसे नोट कर लें। तीसरा इक्वेशन है, मीथेन का कंबस्चन ऑक्सीजन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, एंथैल्पी चेंज होता है -890.3 किलो जूल पर मोल। लेकिन डायरेक्ट मीथेन कहीं नहीं बना है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं लेटर सॉल्यूशन। सवाल आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मेन सवाल आपका ये है। यहाँ पर कहीं ऐसा इक्वेशन नहीं है जो कि अब मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आखिर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिला होगा तो मीथेन बना होगा। अब जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से व्यवस्था करिए कि इसमें से सब ऑक्सीजन, सब वाटर, पूरा CO2 सब कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए,
पहले तो हम अपना एक अपने से बना लेते हैं। स्टूडेंट केवल अपने से एक बना लेता है कि कार्बन सॉलिड और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके मीथेन बना लेगा, जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको कैलकुलेट करना है ना। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले इक्वेशन में ये मिल गया कार्बन, है ना, दूसरे इक्वेशन में हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक, लेकिन दूसरे इक्वेशन में हाइड्रोजन केवल H2 है, हाइड्रोजन का 1 मोल है ना। और तीसरे इक्वेशन में मेथेन प्रोडक्ट जो बन रहा है, देखिए दोनों इक्वेशन में है, दोनों इक्वेशन में मिल रहा है, लेकिन अलग। कार्बन पहले में मिल जा रहा है जो डेटा दिया है आपको, हाइड्रोजन दूसरे में मिल रहा है लेकिन 1 मोल है, और मेथेन तीसरे में मिल रहा है। तो आप ऐसा काम करिए कि पहले इक्वेशन में दूसरे का ट्वाइस कर दीजिए, पहले इक्वेशन में दूसरा जोड़ दीजिए। भाई कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो पहले इक्वेशन में दूसरा जोड़ दीजिए, लेकिन दूसरा कैसे ऐड करेंगे, ट्वाइस करके। पहले इक्वेशन में दूसरा का ट्वाइस करके ऐड कर दीजिए, तो C+2H2 हो जाएगा, है ना। और फिर दोनों के जोड़ में से ये तीसरा इक्वेशन घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सारा काम बन जाएगा। वैल्यू दिया है, देखिए कैसे आता है। अब देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2। अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि जो आपने अपना हाइपोथेटिकल इक्वेशन बनाया है 2H2 आया है बैलेंस में, तो यहाँ भी 2 लगा दो बेटा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, इस वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिंग टू इट इक्वेशन 1, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 से जोड़ दीजिए, फिर जो सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, उसमें तीसरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए यही हो रहा। अब यही काम वैल्यू में करेंगे। देखिए वैल्यू हम लास्ट में यहाँ से लिखे हैं, ये वैल्यू यहाँ से करें। ये पहला इक्वेशन का है, ये दूसरे इक्वेशन का ट्वाइस है, ये तीसरे का माइनस है ना। लेकिन इक्वेशन भी तो हो, पहला इक्वेशन ये है CO2, तो इक्वल टू CO2 है, तो माइनस CO2 बना दिया, इक्वल टू घटाकर माइनस CO2 प्लस 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O है ना, तो माइनस 2H2O कर दिया, फिर माइनस CH4 2O2, तो इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O है ना। तो हमने कर दिया, ये माइनस कर दिया इधर, ठीक। अब क्या है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट खोला, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये जैसे है वैसे है, ये वही रहेगा, ये क्या रहेगा, 2H2O रहेगा, 2H2O यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे माइनस 2H2O है, ध्यान दीजिए, ये माइनस 2H2O है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट खुलता है, देखिए ये ब्रैकेट खुलता है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे जो है। तो अब आप देखो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस 2O2, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस CO2, ये माइनस प्लस 2A2 हो गया। तो होता क्या है, ये 2O2 और O2 और O2 2O2 हो गया, माइनस CO2 प्लस 2H2 और फिर माइनस 2H2O CH4 2 माइनस 2O2 है ना, प्लस CO2 प्लस 2H2। अब होता क्या है, 2O2 और 2O2 ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये माइनस काट दिया, देख रहे हैं ना। और ये माइनस 2H2O और प्लस 2H2O ये कट गया यहाँ से। अब आप पूरा इक्वेशन लिख लीजिए, और प्लस CO2 है ना, ये सॉरी माइनस CO2 है और प्लस CO2 यहाँ है, ये भी कट गया। अब आपके पास बचा क्या, C फिर 2H2 माइनस CH4, तो माइनस CH4 को इक्वल टू कर दीजिए, इक्वेशन बन गया ना। अब वही वैल्यू आप यहाँ रखें, ये पहले इक्वेशन की वैल्यू है, पहले इक्वेशन की वैल्यू है, प्लस ट्वाइस दूसरे इक्वेशन की वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस थर्ड। अभी पूरी वैल्यू लिख लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा फिर 1 5, ये हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ऐड हो करके 965
0.1 है, 965.1 माइनस में है, देखिए माइनस माइनस रन हो गया, प्लस 890.3, ये प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 74.8 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बढ़िया। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करेंगे हेस लॉ से रिलेटेड ही, तो नोट कर लीजिए आप।